राघव, राघव आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके बेटा। तो ये जो अपने बैलेंसिंग के क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? हाँ मैंने आपको कहा था ना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सिंपल सा ही है, ठीक है ना। उसमें कोई और क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हो जाएगा वो, वैसे ही कर लेना आप उसको। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें ये वाला पार्ट तो इससे नहीं होगा। सॉल्यूशन नंबर चेंज 1 3, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, वेट्स द चेंज नहीं। हाँ बेटा, क्वेश्चंस किए क्या आपने? शुरू के 5 किए थे और आपने सारे कर लिए? वो तो ठीक है, लेकिन सारे करने थे ना अपन को, अभी संडे था अपने को, संडे को तो करने चाहिए थे। yes or no? देखो अगर होमवर्क नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्या होता है कि कई बार अपन होमवर्क करके ही चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि क्लास में अपन एक लिमिटेड एग्जांपल ले सकते हैं और बाकी तो अपन को खुद से ही करना पड़ता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास तक देखते हैं कितना करते हो। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन ये हो गया, ये हो गया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है भैया। आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। बेटा मेरी वॉइस क्लियर है आपको ऑनलाइन? Yes. या मैं माइक यहाँ रख सकता हूँ ना डायस Yes. पे? ठीक है बेटा। तो हम क्या बात कर रहे हैं? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। देखिए ये लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास में कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। ध्यान से देखना, आप एक रिएक्शन आपको दी हुई A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। इस रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ A is equal to gram equivalence of B is equal to gram equivalence of C is equal to gram equivalence of D। यानी किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस जो होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जितने भी रिएक्टेंट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनके इंडिविजुअल ग्राम इक्विवेलेंस जो होते हैं ना, वो दूसरे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंस के बराबर होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 2A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, तो भी ये ग्राम इक्विवेलेंस ऐसे ही बराबर है। अब मैं लगा देता हूँ यहाँ पर 4B, तो भी ये ग्राम इक्विवेलेंस बराबर है। मैं यहाँ पे कोई भी फैक्टर लगा दूँ, एनी फैक्टर
कोई भी फैक्टर में लगा दूं हमेशा ग्राम इक्विवेलेंस करेंगे बराबर रहेंगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस किसी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि आप किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंस को बराबर कर सकते हैं विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन। विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक रिएक्शन है N2 plus H2 will convert into NH3। क्या होता है तुम्हें पता है आपको नहीं पता है मैं बता दूंगा। लेकिन कुछ तो आइडिया लग रहा है 1% तो आइडिया लग रहा है ना आपको कि कुछ होता होगा ग्राम इक्विवेलेंस जो कि बराबर है। कुछ तो होता होगा एक्स वाई जेड कुछ वैल्यू होती होगी कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में टर्म जो कि बराबर है। मैं आपको रिलेट करूंगा बताऊंगा कि क्या होता है कि जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ N2 plus H2 gives अमोनिया। अब इस रिएक्शन में मैं फिर से बोलूंगा कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ N2 is equal to ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2 is equal to ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NH3। ये मैं कहूँगा यानी ग्राम इक्विवेलेंस में हमेशा क्या करूंगा बराबर करूंगा। ग्राम इक्विवेलेंस में हमेशा बराबर करूंगा। तो ग्राम इक्विवेलेंस बराबर कर रहा हूँ। अब ये से इस रिएक्शन को हमने बैलेंस ही नहीं किया। इस रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं किया तब भी ग्राम इक्विवेलेंस क्या है बराबर। तो either we balance reaction or not, the gram equivalents are always समझ में आ गया यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 3 लगा दूं और यहाँ पे 2 लगा दूं तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब ये रिएक्शन बैलेंस है तो अब देखना इसको कैसे पढ़ते हैं सुनना ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे बोला कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन when reacts with 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन when 1 mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen it gives 2 moles of ammonia। When 1 mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen it gives 2 moles of ammonia। ठीक है ना। लेकिन मैं बोलूंगा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट है ना 1 ग्राम इक्विवेलेंस इसको ऐसे बोलते हैं क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंस जो है देखो ये ग्राम इक्विवेलेंस है नंबर ऑफ मोल्स। देखो इसको एक काम करते हैं दूसरे तरीके से समझते हैं। मैं इस पॉइंट पे आऊंगा कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन। कि नंबर ऑफ जैसे नंबर ऑफ मोल्स व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये तो मैंने बोला कि 1 मोल 3 में से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम ग्राम इक्विवेलेंस की टर्म में बोलते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंस से रिएक्ट करेगा और 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट देगा। यानी ग्राम इक्विवेलेंट इसके इसके और इसके तीनों के क्या है बराबर है। यानी ग्राम इक्विवेलेंस का रेशियो क्या होगा 1:1:1। लेकिन मोल्स का रेशियो क्या है यहाँ पर 1:3:2। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में। तो ये ग्राम इक्विवेलेंस इस तरह से लिखते हैं और मोल्स हम मोल्स का रेशियो जैसे रेशियो ऑफ मोल्स रेशियो ऑफ मोल्स यहाँ पर है 1:3 रेशियो ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस को मैं जी लिख रहा हूँ है ना। ग्राम इक्विवेलेंस को जी लिख रहा हूँ तो क्या है ये ध्यान ये दोनों पॉइंट अपन अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं है केवल समझना है। धीरे धीरे अपन चीजों का सही पहुंच पे जाओ। ठीक है ना। अब ये ग्राम इक्विवेलेंस क्या होते हैं इसको समझते हैं। इसी देर से सर हमारा ये दिमाग में सेट ही नहीं हो रहा कि सर ग्राम इक्विवेलेंस है क्या। तो जैसे हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे लिखते हैं हाँ यस हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन एक तरीका जैसे आप कह रहे हो कि गिवन मास डिवाइडेड बाय सी हो गया अपना मोल्स निकालने का तरीका। ठीक है। अब मैं इसी तरह से लिखा अपने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस में लिखता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस लिखूंगा मैं कि मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ये लिखूंगा मैं मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब ये नई टर्म आपने सीखी कि सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है। यस ये हमने लास्ट टाइम में एक बार देखा था कि एप्लीकेशंस और एन फैक्टर्स में ऑपरेशन नंबर में। तो इसको मैं ई का मतलब क्या हो जाएगा बेटा इक्विवेलेंट मास। तो मैं क्या लिख रहा हूँ कि इक्विवेलेंट मास
इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर n फैक्टर। तो इसका मतलब मैं इक्विवेलेंट मास का की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर लिख सकता हूँ ऐसा। सही। अब मैं n फैक्टर को ऊपर ले गया तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू n फैक्टर मिल जाएगा बेटा। ये क्या क्या निकाल लिया हमने, नंबर ऑफ ग्राम। सही बात है, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ग्राम। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस में आप ये देखिए कि ये वाला पार्ट आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी अपन ने देखा। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा कि ये हो जाएगा आपका मोल्स इनटू n फैक्टर। क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू n फैक्टर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस is equal to number of moles into n फैक्टर। ठीक। तो एक तो हमने ये रिलेशन देखा कि मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंस में क्या रिलेशन होता है। ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज है कि सर ये n फैक्टर क्या होता है, ये n फैक्टर क्या होता है। हाँ हाँ, तो अपन यहाँ पे n फैक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। तो n फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन transferred in a chemical change। किसी केमिकल चेंज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, उसका n फैक्टर कहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए किसी केमिकल रिएक्शन में, उसका क्या कहलाएगा, n फैक्टर कहते हैं। क्लियर है आपका कोई डाउट? तो अब ये जो n फैक्टर है ये डिफरेंट कंपाउंड से डिफरेंट रिएक्शंस के लिए हम निकालते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें अपन काफी चीजें देखेंगे। तो जैसे इसमें हमने पहला पार्ट आपसे पूछा कि आप पहला पार्ट अपन करते हैं कि n फैक्टर फॉर एसिड्स, n फैक्टर फॉर एसिड्स। तो एसिड के लिए n फैक्टर, बेस के लिए n फैक्टर, ठीक है ना, ऐसे करके अपन डिफरेंट n फैक्टर निकाल सकते हैं। तो n फैक्टर्स फॉर एसिड, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि एक नोट लगा के आपको हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेसेबल, number of H plus ion replaceable in acid base reaction। किसी एसिड बेस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेसेबल होते हैं वो उस एसिड का n फैक्टर कहलाता है। ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किसी एसिड के लिए n फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू आइडेंटिफाई, सुनना ध्यान से, हाउ टू आइडेंटिफाई n फैक्टर फॉर एसिड और बेस, वो हम कैसे निकाल रहे हैं। एक तो तरीका यह है कि किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेसेबल उसका n फैक्टर हो जाए। और जो दूसरा तरीका है कि अब जब हम बात कर रहे हैं कि n फैक्टर इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज द n फैक्टर फॉर एसिड और बेस। अभी अपन एसिड की बात कर रहे हैं तो एसिड को कंसीडर करते हैं, ऐसे अपन बेस के लिए भी निकाल सकते हैं। तो इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन तो n फैक्टर जो होता है
total electron transferred in reaction divided by total electron transferred in the reaction divided by stoichiometric coefficient of ये एक और तरीका है जिससे कि हम किसी एसिड बेस रिएक्शन में उसका एन फैक्टर निकालना। जैसे अभी अपन कह रहे थे ना, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, तो आपने बोला था कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो ये अपन ने एग्जांपल लिया था। तो फिर मैंने कहा कि पर मोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो फिर अपन ने स्टोइकियोमेट्रिक से उसको डिवाइड। तो स्टोइकियोमेट्री से तब आएगी ना जब अपन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो रिएक्शन की बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। आपने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आइडेंटिफाई कर लिए, तो आप उससे किसी भी मॉलिक्यूल का एन फैक्टर निकाल सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं आप एसिड का ही निकाल, बात समझ रहे हो? तो अब एन फैक्टर क्या है? अब इससे समझ में आता है कि सर एन फैक्टर तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर यूनिट मॉलिक्यूल होगा सर, ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के, समझ रहे हो, पर मोल ऑफ सब्सटेंस, पर यूनिट सब्सटेंस है, पर मोल ऑफ सब्सटेंस। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि इस रिएक्शन में मान लो फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, फॉर एग्जांपल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इसमें मैं आपसे बोलूं कि हाइड्रोजन का एन फैक्टर बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? सर रिएक्शन बैलेंस है, टोटल इलेक्ट्रॉन हमें पता है, तो 10/3 इज द एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन। ये ना, ये एग्जांपल है, हो सकता है इसका आंसर कुछ और हो, लेकिन जिसमें आपको एग्जांपल होता है कि आपको ऐसे ही सीखना। तो ऐसे अपन बोलेंगे नाइट्रोजन का एन फैक्टर कितना, वो 9 हो जाएगा, और इसका अमोनिया का एन फैक्टर कितना, वो 5 हो जाएगा। ऐसे अपन निकालेंगे। क्लियर है? तो ये तो अपन क्या करते हैं, जनरलाइज में सीखते हैं। तो इसलिए क्या है कि हमेशा तो ध्यान रखेंगे कि एक तरीका नहीं होता है निकालने का। आप जब भी एसिड बेस रिएक्शन देखेंगे तब आप एन फैक्टर ऐसे निकालेंगे, और कभी जब कॉम्प्लेक्स ये रेडॉक्स रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी तब आप एन फैक्टर ऐसे निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एसिड बेस में तो आसानी से पता चल जाता है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उस हिसाब से हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन में हमें एन फैक्टर कैसे निकालना पड़ेगा? रिएक्शन को बैलेंस करके निकालना पड़ेगा, विदाउट बैलेंसिंग हम नहीं कर सकते। क्लियर है? तो अब जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास में बहुत सारे एसिड्स हैं, ठीक है ना? तो जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि H2SO4 का एन फैक्टर बताएं, HCl का, H3PO4 का, ठीक है ना, और H3PO3, H3PO2, ठीक है ना, HNO3, और होगा H3BO3, ठीक है ना? इस तरह से अपन आपको एन फैक्टर निकालना है। तो आपको क्या, देखो मान लो मैं बोलता हूँ और HClO4, ठीक है ना, HClO4, तो ऐसे करके अपन को एन फैक्टर निकालना है एसिड्स के। तो क्या डेफिनेशन है कि अगर किसी एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर ये किसी एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ H+ आयन रिप्लेसेबल। तो यहाँ पर देखो, अब सुनना ध्यान से। अब जब अपन बात करते हैं HClO4 की, तो सर ये जब HClO4 रिएक्ट करेगा तो किसी एसिड बेस रिएक्शन में H+ और Cl4- आयन देगा, है ना? तो डेफिनेटली ये मैक्सिमम एक H+ आयन दे सकता है, और इससे ज्यादा ये नहीं दे सकता अगर कोई बेस इसके सामने होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ H+ आयन रिप्लेसेबल इन ए फॉर एसिड इन अ एसिड बेस रिएक्शन। ये रिप्लेसेबल वाला टर्म हम किसमें काम मिलेंगे? एसिड बेस में काम मिलेंगे। इसमें क्या हो जाएगा इसका एन फैक्टर? बात समझ में आ गई आपको? अब यहाँ अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा?
इसका एन फैक्टर डिपेंड करेगा कि सामने जो एसिड है उसने इससे कितने H+ आयन निकाले, उसने इससे कितने H+ आयन निकाले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ लिख दूं एग्जाम्पल, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि H2SO4 की रिएक्शन जब मैं NaOH से करवाता हूँ, ठीक है ना, तो एक प्रोडक्ट बन सकता है NaHSO4, और जब मैं H2SO4 की रिएक्शन NaOH से करवाता हूँ तो एक प्रोडक्ट मुझे मिलता है Na2SO4। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो ये एसिड बेस रिएक्शन है या नहीं, तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है एन फैक्टर, नंबर ऑफ H+ आयन रिप्लेसेबल। तो यहाँ एक्चुअल में जो NaOH है इसने केवल एक ही H+ आयन को रिप्लेस किया ना, क्योंकि प्रोडक्ट में आपको केवल ऐसा लग रहा है कि 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हट करके एक सोडियम लग गया, ऐसा कुछ हुआ। तो यहाँ पर H+ आयन रिप्लेसेबल कितने हैं, 1। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। मतलब किसका एन फैक्टर, H2SO4, H2SO4 का एन फैक्टर यहाँ पे कितना, कि रिप्लेसेबल H+ आयन कितने हैं। अब ऐसे दूसरी रिएक्शन में हम देखें तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 H+ आयन यहाँ पर निकलेगा। सही है, तो ये तरीका होता है देखने का। तो आपको जब भी हो कि सर एन फैक्टर हम कैसे निकालें एसिड बेस रिएक्शन में, तो अगर आपको कोई रिएक्शन दी हुई है तो आप रिएक्शन के हिसाब से सोचो, जैसे यहाँ पर रिएक्शन दी हुई थी, और अगर उसने रिएक्शन नहीं दिया तो इसका मतलब वो जो भी एसिड या बेस है उसमें जितने भी H+ आयन आप खुद निकाल सकते हो उतने आप निकाल करके उसका एन फैक्टर बता दो। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये मैक्सिमम कितने H+ आयन दे सकता है, 2 दे सकता है। तो इसका आपसे अगर ये बोला है कि इसका एन फैक्टर बताओ किसी एसिड बेस रिएक्शन में, तो हम क्या करेंगे, 2 बताओ। लेकिन अगर आपको बोल दिया कि H2SO4 जब रिएक्ट करता है तो ये प्रोडक्ट बनाता है, तो इसका एन फैक्टर बताओ, तो 1 होता है। तो आपको मतलब उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी है तो उस हिसाब से बताएंगे, क्योंकि इसके पास में ऑप्शन है कि एक H+ आयन दे, इसके पास ऑप्शन है कि ये 2 H+, ऑप्शन के हिसाब से अपन इसमें काम करें। इसी तरह से आगे चलते हैं अपन, तो यहाँ पर अपन एन फैक्टर कितना लिखे, 1,2 लिखते थे, क्योंकि हमें नहीं पता कभी वो 1 भी हो सकता है कभी 2 भी हो सकता है, दोनों। लेकिन यहाँ जब अगर मान लो H2SO4 किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, H2SO4 किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर इसका एन फैक्टर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों में नहीं पता, कोई हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है बात। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना, तो यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हैं कि केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन फ्रैक्शन का मतलब बताता हूं आपको। देखो ये मान लो मे बी फ्रैक्शनल वैल्यू, मैं समझाता हूं आपको, मे बी फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है ना। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब पॉइंट है कि सर ये फ्रैक्शन का मतलब क्या है, तो फ्रैक्शन जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर यूनिट मोल ऑफ मॉलिक्यूल। एन फैक्टर क्या है, क्या लिखा था, किसी केमिकल चेंज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स भी तो बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क थोड़ी है, मतलब फर्क इन द सेंस Na का तो फर्क है वहां पर, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं बोलता हूँ कि 10/3 इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू, तो मान लो इस केस में एन फैक्टर ऑफ एसिड आता है 10/3, तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि 10/3 मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए पर मोल ऑफ H2SO4। क्या बोला मैंने, 10/3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए पर मोल ऑफ H2SO। ये मतलब है कि इतने
अब सोचो 10/3 को मैं Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मिल जाएंगे। समझ आ रही? तो फ्रैक्शनल का मतलब ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन का आधा कर दिया, 1/4 कर दिया, 1/3 कर दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो हम मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो अगर नंबर निकालने के लिए 10/3 को आप अगर तो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब वो नंबर आएगा, और वो नंबर एक 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 इंटीजर नंबर होगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर तो एक ही इलेक्ट्रॉन, 10/3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात। क्लियर है? तो अब इसके अंदर क्या है नेक्स्ट, कि जैसे अपन यहाँ पर निकालेंगे सबके तो निकाल सकते हैं ना, जैसे इसके मैंने बोला 1n,2 H3PO3 में, PO2 में कितने हैं? 2 में लिखते हैं। लास्ट टाइम पे जब अपन की क्लास में थी केवल लाइट की जल रही थी है ना, मुझे कुछ अंधेरा अंदर से लग रहा था, क्योंकि ये लाइट जल रही थी। ध्यान रखा करो आप नहीं कि ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि बोर्ड है ना फिर कम दिखता है अगर ये लाइट नहीं होती, बिल्कुल नहीं समझ में आया कि अंधेरा क्यों हो रहा है। तो आप क्या कह रहे हो, इसे इसके आगे अपन HCl का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका यस, यहाँ पर 3 होंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन, कितने एक्सप्रेस हैं। अब जैसे मान लो मैं इसी एग्जांपल को लेता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। मान लो मैं बोलता हूँ कि H3PO4 की रिएक्शन Na से और प्रोडक्ट मुझे मिला Na2HPO4, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि H3PO3 की रिएक्शन मैं जब Na से करवाता हूँ, ठीक, तो मुझे प्रोडक्ट मिला Na2HPO3, सही है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका एन फैक्टर आइडेंटिफाई करें कितना होगा, H3PO3। मतलब अगर आपको वैसे बताना तो कोमा लगा के बता सकते हो ना, सर ये कोमा ये कोमा 1 कोमा ये किसका बता रहा है, H3PO3 का, है ना, तो फिर ये दोनों का सेम हो गया इनफैक्ट। हालांकि कोई सेम है तो क्या दिक्कत है सर, फिर भी तो हो सकता है, लेकिन इसका जो इनफैक्ट आता है वो 1,2 ही आता है, 3 नहीं आता। और अगर मैं बोलता हूँ कि अच्छा आपको पता है कि एसिड की बेसिसिटी क्या होती है और बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है, बताओ, नाम सुना है कभी एसिड की बेसिसिटी? बेसिक हाँ, जैसे H2SO4 का एग्जांपल है, बेसिसिटी 2 है, क्यों? हाँ, तो आप ऐसे बोलेंगे इसको थोड़ा और से कि आप बेसिसिटी जो होती है ना, सिंपल से आप बात ये बोलेंगे कि बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिड। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने OH माइनस आयन चाहिए, वो उसकी बेसिसिटी कहलाता है। समझ आ रहा है? तो वो ही कर। अच्छा मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि ये आपके पास में 2 सॉल्ट लिखे हुए हैं, ये जो 2 सॉल्ट है ना, इनकी बेसिसिटी बताओ जरा। हाँ, जैसे ऊपर वाला जो सॉल्ट है Na2HPO4 2 है बेटा, 2 कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर तो H+ आयन ही एक है, अगर वो H+ आयन निकल सकता है तो एक ही है भाई।
अब मैं आपसे वो चीज पूछने लग गया कि मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये एसिड है, यदि H2H एक एसिड है मान लो, उसकी बेसिसिटी कितनी है? मतलब इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने OH माइनस चाहिए और इसको कितने चाहिए? ये तो ऑलरेडी न्यूट्रलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोसाइड निकलेगा ही नहीं। देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम इसको समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पर ये जो H3PO4 है ना, इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए और H3PO3 की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। क्या हमें पता है? अब है ना तीनों की स्ट्रक्चर बनाओ, H3PO3, H3PO2 और H3PO4। तीनों का बताओ। अब तीनों की स्ट्रक्चर बताओ। पढ़ी क्या आपने स्ट्रक्चर्स? बताएं। सोनाली यहाँ देखो आप, तो स्ट्रक्चर से समझ में आ गया हो शायद आपको कि यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिप्लेसेबल P डबल बॉन्ड O OH OH ये तो हो गया H3PO4 है ना। अब H3PO3 की बनानी स्ट्रक्चर तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, H लगा देंगे। H3PO2 की बनानी तो H3PO2 जो है आपका ये मोनो बेसिक एसिड है। क्या है? मोनो बेसिक का मतलब ये एक ही एक्सप्रेशन दे सकता है ना। बेसिसिटी, मोनो बेसिक का मतलब इसकी ए बेसिसिटी 1 है। क्या मतलब इसका? हाँ, बेसिसिटी कितनी है? क्लियर है? है ना, एक OH है ना इसके पास। हाइड्रोजन तो इसके पास में 3 है, लेकिन OH देखो यहाँ पर क्या है कि भाई फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही लगभग नहीं है, नेग्लिजिबल डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि कोई मतलब हाइड्रोजन जो है ना, वो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है बीच में रहते हैं, पार्टिसिपेट अलग से पोलैरिटी नहीं होती। नो, ये नॉन पोलर बॉन्ड हो क्या हो गया, ये नॉन पोलर है, ये पोलर बॉन्ड है, इस वजह से ये ऐसा निकल रहा है। तो ये हो गया। तो इस तरह से मैं अब समझ में आ गया आपके स्ट्रक्चर के बेस पे। तो इसका इंटरप्रेट कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा इसका इंटरप्रेट। और ऊपर आते हैं HNO3 पे, तो HNO3 का इंडक्टर H3PO3 का इंडक्टर, हाँ यानी ये आपका क्या रहेगा, बोरिक एसिड। क्या रहेगा? इसका इंटरप्रेट केवल 1 होगा।
कितना होता है? केवल 1। और ये जो 1 होता है ये कैसे आता है देखो, ये काम तो पहले पूरा नोट कर लो जो भी है ना, फिर अपन आगे चलते हैं। नोट कर लो आप पहले पूरा।
तो ध्यान रखना एच फैक्ट, ये जो अपन एन फैक्टर पढ़ रहे हैं ये क्या हो सकता है बेटा, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। अब इसी तरह से क्या हम बेस के लिए निकाल सकते हैं। अच्छा हाँ, हम स्थिर पीओसी की बात कर रहे थे, बोरिक एसिड की, हटा दो उसको तुरंत। बोरिक एसिड में कैसे एन फैक्टर बना आता है। बोरिक एसिड H3BO3 या BOH होल थ्राइस, इसे भी लिखते हैं इसको BOH होल थ्राइस। क्या करता है, पानी से रिएक्ट करता है, पानी से रिएक्ट करता है और बनाता है BOH होल 4 माइनस और H प्लस आयन निकाल देते हैं। यानी ये जो H प्लस आयन है वो कहाँ से मिला हमें, फ्रॉम वाटर। कहाँ से मिला था, पानी से मिला। तो पानी से मिलने वाला H प्लस आयन होता है। तो ये जो है H3BO3 खुद का H प्लस आयन नहीं देता है, ये वाटर से H प्लस आयन निकाल करके खुद जिसे बोलता है BOH होल 4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बोरोन जो है इसके पास में वीकेंड ऑर्बिटल है यहाँ पर, तो वाटर का जो लोड है उस वीकेंड ऑर्बिटल में आता है, ठीक है ना, और H प्लस आयन को निकाल देता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए क्या कहलाएगा, ये मोनो बेसिक एसिड कहलाएगा, एक ही H प्लस आयन दे सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर बेसिस के बारे में, एन फैक्टर फॉर बेसिस। तो हम बस सिंपल जैसे अपन ने एसिड के लिए सीखा था, एन फैक्टर फॉर बेसिस में भी क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिप्लेसेबल इज कॉल्ड इट्स एन फैक्टर। और वही दो तरीके बताएंगे, पहला तरीका नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिप्लेसेबल है ना, इन एसिड बेस रिएक्शन, number of OH minus ion is replaceable in base। और दूसरा क्या है तरीका कि किसी रिडॉक्स रिएक्शन में जो कोई बेस है उसका एन फैक्टर कैसे निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द बेस, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है कि एन फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर divided by stoichiometric coefficient of, ठीक। तो अब यहाँ पर जैसे आपके पास में NaOH BaOH whole twice, MgOH whole twice और AlOH whole thrice, इस तरह से अपन देख सकते हैं। यहाँ पर एन फैक्टर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ H प्लस एन सॉरी OH माइनस आयन रिप्लेसेबल, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है MgClOH, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, MgClOH लिखा, मतलब ये MgCl2 बनते बनते रह गया, बनना था इसको MgCl2, बनते बनते रह गया, तो वो मैंने लिखा था ना वहाँ पर
वो बनते बनते रह गया Na2 जो SO4 था, यानी HSO4 तक ही रुक गया। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बिल्कुल भी है नहीं ऐसा, ठीक है ना। n फैक्टर फॉर आयंस, नेक्स्ट अपन लिखेंगे यहाँ पर n फैक्टर फॉर आयंस, तीसरा हो जाएगा बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो भाई। नंबर ऑफ कोएच माइनस एन रिप्लेसेबल ही तो उसका इफेक्ट हो जाएगा। तो बस ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनके इफेक्ट हम कोएच माइनस एन को देख के ही बता सकते हैं, आसान है ना, क्योंकि उसमें तो कोई छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। अब लेकिन ये मत बोल देना आप भी, इसका जो है ना n फैक्टर 3 है, ये हाँ इसमें 1, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इसमें मतलब मैक्सिमम लिखा है मैंने, तो इसमें 1,2 है, इसमें 1,2 है, ठीक है ना, और इसमें 1,2 सही कह रहे हैं। तो डिपेंड करेगा कि आप, वो तो आपको रिएक्शन देख के पता चलेगा। अब आप 3 लिख रहे हो, इसका मतलब आप 1 2 3 तीनों पता है, ये मतलब इसका मतलब। अब हम बात करते हैं n फैक्टर फॉर आयंस, तो आयंस के n फैक्टर कैसे निकालते हैं कि जैसे बोलते हैं कि n फैक्टर फॉर आयंस is n factor for ions is charge present on ion, charge present on आयन पे जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा वो उसका n फैक्टर हो जाएगा, आयन पे जो भी चार्ज होगा उसका n फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है। तो जैसे मान लो मेरे पास में है O-2, मेरे पास में है O2-1, ठीक है ना, और मेरे पास में है O2-2, OH-, सल्फेट आयन, ठीक है ना, और क्लोराइड आयन, ठीक है ना, फॉस्फेट आयन, ठीक है ना, फॉस्फेट आयन हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे में जितने भी आयंस मेरे को मिलेंगे उन सब के मैं n फैक्टर बता सकता हूँ। तो इसका n फैक्टर कितना, तो एक काम करते हैं ना, अपन यहाँ पर इनके n फैक्टर भी लिख लेते हैं और इनका इक्विवेलेंट मास भी साथ के साथ लिख लेते हैं कि जैसे अब यहाँ देखना 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हाँ एक ही फैक्टर मतलब क्या कह रहे हो आप, मतलब हाँ आयन की, बस एक ही चीज, आयन का चार्ज जो भी होगा उसको लिखना। अच्छा O-2 है, सॉरी O-2 है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसका n फैक्टर लिख रहे हैं यहाँ पर, और इसका इक्विवेलेंट मास दोनों लिख लेते हैं अपन यहाँ पर साथ के साथ, बताते जाओ। इसका n फैक्टर होगा 2 1 2 1 2 1 3, सही है। और भी लिख लेते हैं अपन, जैसे 6 लिख लिया Fe+2, 7 लिख लिया Fe+3, बस लिख सकते हैं अपन। OH- लिख लिया, n फैक्टर, ये इक्विवेलेंट मास बताते जाए, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2, 8 हो जाएगा, इसका 32 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, इसका 17 हो जाएगा, इसका 49 हो जाएगा, 96 होगा ना, 96 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, हाँ SO4-2, तो 98 होता है ना SO4,
84 माइनस 2 आपका 96 हो जाएगा और फिर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा तो 50 आ गया। सॉरी मैंने तो गलत लिखा क्या, सॉरी नहीं सिंपल का 90 90 है, सॉरी 98 का होगा ना आधा 48 होगा, आप सही कह रहे हो। फिर इसका 35.5 हो जाएगा। तो आपको कभी भी इक्विवेलेंट मास पूछे तो आप ये वैल्यू डायरेक्ट याद रख सकते हैं क्लोराइड आयन के इक्विवेलेंट मास की वैल्यू। फॉस्फेट के लिए फॉस्फोरस का कितना है 31 प्लस 64 95/3 कितना हो गया अप्रॉक्सीमेटली बता दो। 31 पॉइंट समथिंग 31.60। फिर आगे Fe+2 2N3 तो कितना हो जाएगा, कितना होता है आयरन का मोलर मास 56। तो 56 हाँ तो 56 डिवाइडेड बाय 28 हो जाएगा, लेकिन और ये कितना हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 3 16 पॉइंट समथिंग। हेलो हाँ हाँ बताओ कितना 18.6 आ रहा है। तो ये हमने निकाला इक्विवेलेंट मास एंड फैक्टर की बेस। तो इन सबकी जरूरत पड़ेगी अपन को, इसलिए अपन ने अभी निकाल के रख लिया। तो ये जो है एंड फैक्टर फॉर आयंस, और फिर अपने लास्ट इसमें रहता है कि एंड फैक्टर फॉर सॉल्ट। तो सॉल्ट का एंड फैक्टर आप कैसे निकालते हैं, आप जैसे कभी भी आपको कहता है कि वो कि कोई सॉल्ट है आपके पास तो उसका एंड फैक्टर रहता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना दो तरीके से हम निकाल सकते हैं एंड फैक्टर, या आप कोई फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि सॉल्ट में दो कैटेगरीज हम बना रहे हैं। पहला हम बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल एन फैक्टर और एन फैक्टर इन रिएक्शन, इंडिविजुअल एन फैक्टर और एन फैक्टर इन रिएक्शन। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल एन फैक्टर की, तो हम बोलते हैं कि टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, क्या बोला मैंने, टोटल। अच्छा एक कार्बोनेट का भी लिख लो यार, जगह होता है ना, कार्बोनेट का भी लिख लो, है ना। कितना हो जाएगा 12 प्लस 48 60 ठीक बेटा। तो यहाँ पर आप देखिए कि सॉल्ट का इंडिविजुअल एन फैक्टर कैसे निकालते हैं कि टोटल H प्लस ए बोलते हैं कि टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज इन ऑन सॉल्ट का टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज जो होता है वो उसका एन फैक्टर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी सॉल्ट की बात करता हूँ AlCl3 की, मैं बात करता हूँ MgCl2 की, ठीक है ना, मैं बात करता हूँ इसमें Fe3 इसलिए काम कंक्लूड FeSO4 Fe2SO4 होता है।
ठीक है ना। और एक अपन एग्जांपल लेते हैं Al2SO4 होता है, ये की बात है। मान लो इनके अपन इफेक्ट निकालते हैं। ठीक, तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? हाँ, टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज आएगा -3। भाई एक बात बताओ, जब ये ब्रेक होगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये A+3 में ब्रेक होगा और 3Cl- में ब्रेक होगा। जब अपन ने बैलेंसिंग की थी तब ये तो सीखा था, जब अपन चार्ज बैलेंस करते हैं तो ऐसे तो बैलेंस करते हैं चार्ज, ऐसा नो कि भाई चार्ज बैलेंस ऐसे कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं अपन वहाँ पे। ये टोटल पॉजिटिव चार्ज +3, टोटल नेगेटिव चार्ज -3, सही। और ऐसे ही MgCl2 में टोटल पॉजिटिव चार्ज +2, टोटल नेगेटिव चार्ज -2। इसी तो n फैक्टर 2 है। तो अब हम किसी सॉल्ट का n फैक्टर आपसे पूछा जाए तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक बेटा, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज निकाल सकते हैं अपन। हाँ हाँ, Fe2SO4 होता है इसका, मैं यहाँ पे ना फैक्टर 6 हो जाएगा ना, ये बेटा। हाँ देखो ये ऐसे कैसे निकालते हैं, मतलब आप टोटल को ब्रेक कर लो, 2Fe+3 और 3SO4-, अब देखो है ना, उसको ब्रेक करेंगे तो अपन को ये मिलेगा, सही बेटा। तो ऐसे अपन निकाल, अब इसके बाद में क्या, इसके बाद में आप इसका भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ये 6 है, ये भी, ठीक है, निकाल लो। अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ आपसे कि FeSO4 एक ये डबल सॉल्ट है, क्या है? SO4 ये एक तरह का डबल सॉल्ट है, FeSO4.NH4 whole twice SO4.6H2। क्या लिखा मैंने, FeSO4 प्लस NH4 whole twice, फिर डॉट NH4 whole twice SO4.6H2, तो इसको बोलेंगे क्या, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट किनको बोलते हैं, जिनमें दो सॉल्ट आपस में डॉट लगा के हम लिखते हैं, दे आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट में एन फैक्टर यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, देखो आप, सही है। ठीक बेटा, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। और इसी तरह से अब अगर इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट, क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा इसको, मोहर सॉल्ट, नाम याद रखेंगे इसका, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, K2SO4 dot Al2SO4 whole twice dot 24H2,
तो क्या बोलते हैं, पोटाश एलम। क्या बोलते हैं बेटा, पोटाश एलम, इसका नाम है पोटाश एलम। इसको इसको एक और कॉमन नेम से जानते हैं, इसको बोलते हैं फिटकरी। पोटाश एलम, पोटाश एलम, ALUM, पोटाश एलम बोलते हैं। ठीक बेटा, पोटाश एलम, क्लियर है। तो ये हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं इनके एन फैक्टर। और दूसरी चीज हमने देखा, इससे इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, हाँ, A2 एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 होगा, या कोई और भी हो सकता है कि चेंज। हाँ, 8 हो जाएगा कि 8 टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। ये आप देखो ना, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है, 6 + 2 8 हो गया ना, टोटल नेगेटिव चार्ज भी 8 हो गया। तो एन फैक्टर इज, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एन फैक्टर। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है एन फैक्टर इज रिएक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखो, अब रिएक्शन में एन फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, इसमें भी डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं अपन एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट का। इसका एन फैक्टर कितना, कितना, 6 कैसे बेटा, 6 ही होगा ना, सही बात है। ये टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो ना, तो ये ब्रेक होगा तो क्या देगा आपको, ये देगा ना 2Al + 3 + 3Cr2O7 - 2, सही है ना। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सॉल्ट को अपन देखें कि जैसे Al2Cr2O7 होल थ्राइस, इसकी बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो इसका एन फैक्टर यहाँ पर विल बी 18, Cr2O7 - 2, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसका एन फैक्टर 18 कैसे होगा। तो इसको थोड़ा अपन रुक के समझेंगे, तो सर ये वाली वैल्यू कैसे है, क्योंकि तो इसके लिए मुझे क्या है कि आपको रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एन फैक्टर इन रिएक्शन। तो एक ही सॉल्ट जो है वो या तो आपका टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज से हम एन फैक्टर निकाल पा रहे हैं, और या फिर हम निकाल पा रहे हैं जैसे बेटा रिएक्शन में ये देख करके कि वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। क्या हम इसी को बोलते हैं कि पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, वो इसका एन फैक्टर होता है, यस और नो, है ना। तो ये दो चीजें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि मोर सॉल्ट का एन फैक्टर बताइए, तो आपको दिमाग में आएगा 4 होता है मोर सॉल्ट का एन फैक्टर, लेकिन अगर मोर सॉल्ट किसी
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता है तो इसमें Fe+2 ही Fe+3 में कन्वर्ट होता है। क्या बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पर देखो ये कैटायन है और ये कैटायन, इसमें से Fe+2 ही ऑक्सीडाइज होगा, NH4+ ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो वो सर हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको रिएक्शन का पता होना चाहिए, रिएक्शन पता होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, एन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? चले जाए आगे, हटा दो ये पूरा। तो अब हम बात करेंगे कि एन फैक्टर इन रिएक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकालें? रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकालें? रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकालें? तो आप नेक्स्ट आप जो भी नंबर देखेगा एन फैक्टर इन रिएक्शन। एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास में है Fe, ठीक है ना, एग्जांपल ले रहा हूं, Fe is converting into Fe+, इसका एन फैक्टर कितना है? ठीक, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, A2 is converted into A+, और एक को बोल रहा हूं कि 2A converted into A+, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अभी आपको पहले आपको देखना है बोर्ड में, फिर अपन देखेंगे आगे इसको करते कैसे, फिर आप नोट कर लेना। जैसे यहाँ पर H2O की हेल्प से ये FeOH वोल्टवाइज में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर NH3 है। अब इनमें एन फैक्टर निकालते हैं, अपने पास ट्राई करते हैं। पहला वाला मॉलिक्यूल है, देखो ये क्या है, एन फैक्टर इन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन में मतलब हम बोल रहे हैं कि Fe जो है Fe+2 में कन्वर्ट, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 2। तो पर मोल ऑफ Fe कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? तो एन फैक्टर ऑफ Fe कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं इसकी बात करता हूँ, इस मान लो यहाँ पे बैलेंस करा 2 आ गए, तो क्या यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूँ? ठीक है, नहीं मैं तो आपको जैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे प्रोसेस में डाल दें। हाँ तो अभी देखो मैं आपको ये क्या कर रहा हूँ कि अभी तो हमने केवल बैलेंसिंग सीखी है ना, तो हम बैलेंसिंग के हिसाब से सोच रहे हैं, और वो सही तरीका है। जो भी अपन एसिड बेस के लिए निकाला ना, एन फैक्टर फॉर एसिड इन रेडॉक्स रिएक्शन कैसे निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल ऑफ एसिड कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सही है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी अपन लिंक कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले अपन ने इसको बैलेंस किया, जैसे मान लो हाफ रिएक्शन में था, हाफ रिएक्शन तो बैलेंस किया, बैलेंस करके अपन ने ऑब्टेन कर लिया यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके हमने क्या कर लिया, पर मोल ऑफ A2 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, पर मोल ऑफ A2 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस A2 का एन फैक्टर कितना है, A2 का एन फैक्टर कितना है, ये ध्यान रखो। पर मोल ऑफ A+ आयन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा,
बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, है ना। हम बिल्कुल फुल प्रूफ मेथड की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको दूसरे तरीके भी बताऊंगा, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द फुल प्रूफ मेथड, तो कभी गलती नहीं होगी सर, है ना। चलते हैं आगे, इसमें बताओ नेक्स्ट एक अपना देखते हैं। इसमें अब मुझे दोनों के इंटीग्रल चाहिए, मुझे ए का भी चाहिए और ए प्लस का भी चाहिए। तो मैंने अब मैंने ना 2 लगाई दी है, पहले से 2 लगा दी, तो 2 लगाने का सर है ना, आप यहाँ पे भी बैलेंस तो करो सर पहले, तो पहले है ना आप यहाँ पे 2 लगा दो, आप यहाँ पे 2 लगा करके इस ए को तो बैलेंस करो पहले, एंड देन आप यहाँ क्या बोल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे अपन चार्ज बैलेंस करने के लिए। तो व्हाट इज द एन फैक्टर, कितना आसान है देखो, एन फैक्टर 1, एन फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे फिर हो जाएगा लफड़ा, क्यों, क्योंकि अब सर आपको या तो बैलेंस करके देखना पड़ेगा, आप इंडिविजुअल हाफ को बैलेंस करो, फिर दोनों हाफ को ऐड करो, और फिर आप क्या करो कि टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बैलेंस करके ये बताओ कि टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। तो हम इसको दूसरा तरीका देखेंगे, लेकिन इस तरीके को भूलना मत, ये कह रहा हूँ, ये नहीं पता चला कि सर अपन तो वैसे करते हैं, वैसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, तो उसमें क्या है कि एरर आ सकती है, लेकिन अपने जो फुल प्रूफ तरीका, अब मान लो इसको भी अपन दोनों तरीके से कर लेंगे, दोनों तरीके से करते हैं ना। तो देखो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था कि इस मॉलिक्यूल को एक बार देखते हैं, इसमें Fe प्लस N2H2 है ना, Fe प्लस N2H2, यहाँ देखो आप कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेगा, ठीक है, 0, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -2, सही है, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, नाइट्रोजन का +2 प्लस सॉरी 0 से +2 में जाना ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, +2 0 से +2 में जाना क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, इनको समझ में आ गया, लेकिन कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 2 का चेंज हो रहा है, और कितने आयरन प्रेजेंट है, कितने आयरन ऐसा काम कर रहे हैं, क्या एक ही आयरन ऐसा काम कर रहा है, मतलब आयरन तो एक ही है ना, देखो यार नॉन आयरन, तो Fe is converting into Fe+2 and 1 iron is converting into Fe+2, जब यहाँ पर एक आयरन Fe में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा, हम क्या देखते हैं कि n फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, change in oxidation number into number of atom in molecule। ध्यान से देखेंगे ये, अब ये अपने n फैक्टर को आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका ढूंढ लिया, अब हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। कैसे कर रहे हैं, चेंज देखा 2 का है, कितने आयरन है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से n फैक्टर आयरन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, कैसे 2 होते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर Fe2 हो जाता, नहीं तो अपन को इसी का देखना है कि यहाँ पर अभी बताऊँ बहुत सारे एग्जाम्पल, अपन एक काम करेंगे, सबके इंफेक्शन निकालेंगे चारों मॉलिक्यूल, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर इंफेक्शन किसका कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अब मुझे इसका इंफेक्शन निकालना है, अब देखो n फैक्टर हम उसी का
एन फैक्टर हम उसी से निकालते हैं जब आप देखते हैं कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो। क्या हो रहा? अब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज ही नहीं होगा तो हम कैसे ऑक्सीडेशन मतलब उसका कंसीडर करेंगे? देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन ऑलरेडी +1 में है, तो यहाँ पर आप देखेंगे -2 से -3 क्या चेंज है? ये रिडक्शन। तो कितना रिडक्शन हो रहा है? एक का रिडक्शन कितना हाइड्रोजन है? 2। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 जाएगा रिडक्शन। इसका एन फैक्टर निकालते हैं 2 से 0 में, 2 से 0 में चेंज कितना? 2 का कितना आयरन है? 1। तो एन फैक्टर हो जाएगा 2 हो जाएगा एन फैक्टर। यहाँ पर नाइट्रोजन -3 से चेंज कितना? कितने? ये बात। तो ये रिएक्शन में हमें अब बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। विदाउट बैलेंसिंग वी हैव कैलकुलेटेड द एन फैक्टर। ठीक है, चलें आगे और करें एग्जांपल। अच्छा, एक एग्जांपल और करते हैं। अच्छा, मैंने क्या कहा? इसका दूसरा तरीका बैलेंस करके करते हैं, वो भी एक एग्जांपल कर लेते हैं ना। तो उससे क्या है कि अपन को एकदम क्लियरिटी आ जाएगी कि सर हाँ अब अपन को समझ में आ रहा है। अब अपन कोई बार बार करने की जरूरत नहीं है, हम इसे शॉर्टकट मेथड का ही यूज करेंगे। करें एक बार। तो आपके पास में ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ आइडेंटिफाई कर लो आप। ऑक्सीडेशन ऑफ नहीं, अच्छी प्रैक्टिस है ना, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, एक बार अपन करके देखिए क्योंकि वी नीड ए फुल प्रूफ मेथड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ में क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा? हाँ, इसी को अपन बैलेंस कर रहे हैं। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं Fe से Fe+2? कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने कहा था ना आपको लास्ट में भी। और इस तरह से बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम नहीं।
आइडिया कैसे आया मुझे बेसिक मीडियम का? आइडिया कैसे आया मुझे बेसिक मीडियम का? हाँ, OH माइनस आना आ रहा है ना। अब देखो ऊपर वाले रिएक्शन में तो OH माइनस आना आ ही नहीं रहते। हाँ, तो अब देखो बैलेंस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए? 2। तो पर मोल ऑफ अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? पर मोल ऑफ अमोनिया 1। तो इनमें कितना आ जाएगा? और आप सब जगह देख रहे हो इनफेक्टेड 2 समझ आया आपको? ठीक है, तो ऐसे अपन इनफेक्टर निकाल पाएंगे। एक और क्वेश्चन करें, बता दूं उसको मैं। तो जैसे ये वाले क्वेश्चन करते हैं कि जैसे Al to Cr2O7 whole thrice is converting into Al plus 3 plus Cr plus 3। इसमें n फैक्टर बताएं। मान लो ये कोई रिड्यूसिंग एजेंट के सामने रखा हुआ है, तो ऐसा हो तो क्या होगा? Cr2O7 अभी अपन ने निकाला था K2Cr2O7 का, नहीं निकाला? K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन रेट कितना होता है भाई? आप ऐसे देखो ना, ऐसे देखो ये देखो ये आया है Cr2O7 -2 आया है। आप इसको ब्रेक करो ना, क्या ये ऐसे नहीं मिलेगा आपको? देखो आप एक बार, क्या इस फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको? मिलेगा ना? देखो यहाँ पर केवल क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, +6 से +3 जा रहा है ना वो। एल्यूमिनियम तो अभी भी +3 में ही है, शुरुआत में भी +3। देखो ना, जब मैंने इसको ब्रेक किया तो एल +3 में है ना, और ये बाद में भी तो +3 में ही है। कितना आ रहा है? देखो क्रोमियम +3 से +6 से +3 जा रहा है, चेंज कितना? 3 का चेंज। कितने क्रोमियम है? 6 क्रोमियम। 6 कितने क्रोमियम एटम है?
देखो फॉर्मूला देखो ना, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं? मतलब 6 हो गए ना, क्रोमियम एटम 6 है, और एक में चेंज कितने का हो रहा है? 3 का चेंज हो रहा है ना, एक में चेंज 3 का है, टोटल 6 क्रोमियम है, तो टोटल एन फैक्टर कितना हो गया? 18 इज एन फैक्टर। तो मैं इसलिए कह रहा था, ये देखो यहाँ पे 18 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम यहाँ पर अब रिएक्शन में बात कर रहे हैं। जब अपन किसी, जैसे मान लो ये सॉल्ट है एल्यूमिनियम ट्राइक्रोमेट, जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो अगर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें Al+3 और Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और वैसे इसका एन फैक्टर कितना है सर? टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज से हमने निकाला कितना? 6 है ना? दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, क्लियर है? दोनों में डिफरेंस है। चले आगे। तो ऐसे अपन एक और रिएक्शन में आइडेंटिफाई करते हैं एन फैक्टर को। जैसे मान लो मेरे पास में रिएक्शन है, नहीं क्रोमियम का नहीं, ऐसे तो अपन यही तो कह रहे हैं अपन। जैसे मान लो मैंने बोला है, अभी मैंने एग्जांपल तो दिया था ना, N2H4 में इनपुट कितना था? 2 था ना। तो एन नाइट्रोजन का थोड़ी इन्फेक्टर है, वो पूरे मॉलिक्यूल का इन्फेक्टर है। मेरी बात को। तो रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकलते हैं? मैंने क्या बोला? रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकलते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अब मान लो हम इसको बैलेंस भी करेंगे ना, इसको बैलेंस भी करेंगे तो आपका एन फैक्टर 18 ही आने वाला है। इसको अपन बैलेंस भी करेंगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके अपन बैलेंस करेंगे तो फिर मतलब अपना क्या है, उसमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। मतलब ये किसी, जैसे मान लो ये रिड्यूस हुआ ना, +6 से +3 रिड्यूस हुआ ना, ये तो सामने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सॉरी मैंने क्या लिखा, तो सॉरी ये तो, ये सामने कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसने रिड्यूस किया इसको। तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन अगर मेरे को पता है, तो मैं इसको जब बैलेंस करूंगा ना टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, तब डेफिनेटली यहाँ पर एन फैक्टर कितना जाएगा? 18 आ जाएगा। हाँ नहीं नहीं, एल्यूमिनियम का कितना आ रहा है? समझे नहीं? एल्यूमिनियम अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा है ना। एल्यूमिनियम यहाँ पे +3 में, यहाँ पे भी +3 में है ना। तो जैसे अपन ने यही तो कहा था, जैसे मान लो मैंने बोला कि जैसे मैंने बोला कि N2H4 जब NH3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही है ना। हमने तो केवल किसमें देखा था कि ये -2 है, -3 है, चेंज कितना 1 का, कितने हाइड्रोजन है 2, 10 हो गया। देखा था ना, देखा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को तो अपन ने कंसीडर ही नहीं किया, इसी तरह से यहाँ पे एल्यूमिनियम को अपन ने कंसीडर ही नहीं किया। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, क्या बोला मैंने कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा उसको अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे, उसके बारे में बातें नहीं करेंगे। तो जैसे एक और इसमें एग्जांपल लेते हैं, पढ़ा तो ये इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो कि मैं बोलता हूँ, मान लो कि मैं कहता हूँ मेरे पास में रिएक्शन है I2 प्लस Na2S2O3 is converted into Na2S4O6 plus I minus
ये रिएक्शन है ना। तो आपको क्या करना है, इनमें इन सबके एन फैक्टर निकालना है। जैसे इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, क्या बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। सबके एन फैक्टर बताओ मुझे। हो गया, क्या है इसका एन फैक्टर सबके बताओ। तो आगे इसका 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 2 आ रहा है, इसका जीरो से -1, चेंज कितना 1 का, कितने हैं 2, बिल्कुल सही। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2.5, चेंज कितना हाफ का, कितने हैं 4, चेंज कितना हाफ का, कितने हैं 4, तो 2 आ रहा, सही है। इसमें -1 से 0, तो चेंज 1 का 1 है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही निकालो बेटा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं एन फैक्टर। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं इसके अंदर, ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं कि मान लो ऐसा लिखा है कि Fe 0.97 हो is converting into Fe plus 2। इसमें मुझे एन फैक्टर बताइए दोनों के। हाँ ऐसे होते हैं इनको, अभी अपन देखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। अपना वही तरीका रखना है, तरीका चेंज नहीं करना है।
0.97 है, एक सेकंड, इसका 0.97 आ रहा है, इसका एंड वेक्टर कितना आ रहा है, 0.97 ही आ गया, तो इसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, तो मुझे बताओ यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना, आप है प्लस, तो अपन कैसे निकालते हैं, 0.97 x इज इक्वल टू 2, ऐसे करते हैं क्या, जैसे Fe2 होते हैं, इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इधर देखो, मैं आपसे बोलता हूँ Al2O3 में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो आप यहीं पे करते हो, 2x इज इक्वल टू 6, अब यहाँ पर क्या है कि फ्रैक्शनल में वैल्यू है, जीरो पॉइंट, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ कितना आ रहा है 0.91 और उसका सेकंड वाले का 91, हाँ बिल्कुल सही है, 91/97 सही है। ये आपने कैसे निकाला, आपने ये देखा ना कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाल लिया तो कितना आ जाएगा 0.97, 2/0.97 ऑक्सीडेशन नंबर, और ये प्लस में आएगा और यहाँ पर प्लस भी है, तो चेंज कितना 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.97, ये चेंज आ गया कितने है 0.97, सही है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.9 यार, और इसी से यहाँ पर क्या निकालेंगे, चेंज आपका यही आएगा, अब लेकिन आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 2 बाय 0.97 इंटू, ये आपका चेंज इंटू, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ AS2S3 है, H3ASO4 प्लस SO4 माइनस, ठीक है ना, SO4 माइनस, ठीक है, यहाँ पर निकाल के बताओ।
यहाँ पर क्या है बेटा, कितना 4 × 2, यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना, कितने कितने आ रहे हैं, सल्फर -2 में ये +6 में चला गया, ये +3 है, ये +5 चला गया, चेंज कितना 2 का, कितने है यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर -2 से +6, चेंज कितना 8 का, 8 का चेंज हो जाएगा, -2 से 6, 8 का चेंज, और कितने हैं 3 है ना, 20 चेंज कितना, अच्छा 3 में 4 हो जाएगा, कितना जाएगा, ऐसे निकालते हैं, और ऐसे ही अपन इनके एन फैक्टर निकाल ले, तो यहाँ पर चेंज कितना 2 का, तो एन फैक्टर यहाँ पर एन फैक्टर कितना 3 में, सही है। तो एन फैक्टर क्या होता है, ये देखो एन फैक्टर क्या होता है, अरे मैंने गलत लिख दिया, चेंज कितना 8, एन फैक्टर क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कंपाउंड, ऐसे पढ़ते हैं अपन, है ना, ऐसे निकालते हैं। ये दूसरा तरीका है, इसे अलग मेथड है जो इसको बोलते हैं फुल प्रूफ मेथड। अब इसके अंदर जैसे बस मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना है तो एन फैक्टर आपको पता चल जाता है इस मेथड से। अगर आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता चल जाए किसी भी तरीके से तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकाल सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकाल सकते हैं। और या फिर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पता है और एन फैक्टर पता है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप निकाल सकते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, कई बार, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वो कई बार क्या करता है, इस तरह क्वेश्चन दे सकता है। कैसे निकालोगे, हाँ पहले आप बैलेंस कर लोगे ऐसा, हाँ कैसे, हाँ हाँ, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे निकाला आपने, मुझे बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हमें नहीं पता चलेंगे जब तक अपन हाफ रिएक्शन नहीं लिख करके दोनों हाफ रिएक्शन को इस तरह से ऐड ना कर दें कि इलेक्ट्रॉन कट जाए। तो हम जो इलेक्ट्रॉन कट कर रहे हैं ना, वही तो उसका क्या होता है, वही तो होता है। तो हमें ये तो एफर्ट लगाना पड़ेगा कि हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना। हाँ ये एक अलग बात है कि हम उसको नहीं मैम 15-20 मिनट बाद में, तो पॉइंट समझ में आया, कितना आसान है देखो करना। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एग्जामिनर आपको दो चीजें देकर के तीसरी चीज पूछ सकता है, मतलब एक चीज तो आपको ये निकालनी पड़ जाएगी कितना आसान है, और यहाँ पर दोनों में से कोई एक चीज दे देगा तो दूसरी चीज निकाल सकते हो। तो उसके लिए पूरा मेथड करने की जरूरत है, आपको बस इस मेथड का देखना है, ठीक। चलिए आगे, अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें मान लो ऐसा क्वेश्चन है अपने पास में y + abz, क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ रिएक्शन है y + abz, y + abz
is converted into a plus 2 plus b plus z plus 5, और यहाँ पर प्लस 1 प्लस 2 माइनस 3, ये आपको दिया हुआ है। देखो एक बार क्वेश्चन को कि आपको यहाँ पर ऐसे बोला, आपसे बोला कि ए बी सेट का एन फैक्टर बताओ। हाँ हाँ 11 कैसे बेटा? कि आप देखें चेंज कितना 1 का, तो एन फैक्टर हम ऐड करते जाते हैं 1 प्लस 2 प्लस, है ना, तो माइनस 3 से प्लस 5 8 तक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर ये प्लस 1 से प्लस 2 में लिखा है ऑक्सीडेशन, प्लस 2 से 0 क्या है ये रिडक्शन, और ये माइनस 3 से प्लस 5 ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वाले एन फैक्टर्स को हम ऐड करेंगे, रिडक्शन वाले एन फैक्टर्स को फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो देखना यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि एन फैक्टर कितना हो जाएगा कि 1 प्लस 8 माइनस 2, है ना, 1 प्लस 8 माइनस 2 7, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन यहाँ पर, एग्जांपल और लेते हैं, जैसे Fe2S3 is converted into 2FeSO4 plus SO2, ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको Fe2S3 का एन फैक्टर देखना है, तो देखें -2 प्लस 6 प्लस 4, -2 प्लस 6 प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे देखें आप कि +3 से +2 में कन्वर्ट करें, चेंज कितना 1, कितने हैं, तो ये क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ देखो -2 से +6 ऑक्सीडेशन, -2 से +4 ऑक्सीडेशन, है कि नहीं। तो चेंज कितना 1, कितने हैं, अब देखें, अब अपन ऑक्सीडेशन के लिए माइनस साइन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे रिडक्शन के लिए माइनस ले लो, कभी भी एन फैक्टर ना नेगेटिव नहीं होता, एन फैक्टर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना। ये हो गया -2, सॉरी 2 माइनस करो, 2 माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या है, एस सल्फर जो है -2 से किस में जा रहा है +6 में जा रहा है, तो देखो कितने सल्फर जा रहा है, देखो -2 से +6 में कितने सल्फर जा रहे हैं, 2 तो 3 सल्फर है, ध्यान देना 3 सल्फर में से 2 सल्फर 6 में जा रहे हैं और 1 सल्फर 4 में जा रहा है। अब सुनो, यहाँ पर अगर ये 2 नहीं लिखा होता तो हमें कैसे पता चलता, अगर ये 2 नहीं होता तो हमें तो ये पता है कि सल्फर जो है ना -2 से +6 और +4 में जा रहा है, तो अब हम कैसे अंदाजा लगाएं, हाँ देखो 3 है ना, यहाँ पर 3 सल्फर है ना, तो 3 में से 2 सल्फर, मतलब आपको नहीं पता ना कि कितने सल्फर +6 में जा रहा है और कितने सल्फर +4 में जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो हम जो सारे केस पढ़ रहे थे उसमें क्या था
कि सारे के सारे जो एलिमेंट थे वो एक ही सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन अब क्या है, एक से ज्यादा में भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या नंबर दिया हुआ होगा। यहाँ पे आपको 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाओ कि 2 सल्फर प्लस 6 में डाल, तो यानी चेंज 8 का, ये 8 हो गया, और ये कितना चेंज 6 का, और ये नहीं 8 का चेंज और 2 है ना, और कितना ऐसा लो, तो 16 प्लस 6 22, 22 माइनस 2 20, तो एंड करके कितना हो जाएगा 22 लगा देंगे। हाँ क्या कह रहे हो बेटा, ऑक्सीडेशन वाला ये नेगेटिव क्यों लगा है, मैं कह रहा हूँ कि ये तो ये रिडक्शन है आपकी +3 से +2, और सल्फर -2 से +6 से +4 में जा रहा क्या है, तो मैं यहाँ निकाला एग्जांपल, अपन ने ऑक्सीडेशन वाले को ऐड कर दिया, रिडक्शन वाले को ऐड कर दिया। समझ आएगी, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन वाले को ऐड कर रहे हैं, रिडक्शन वाले को ऐड कर रहे हैं, बोर्ड लगा के 20। समझ आया। अब यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या वो, चेंज कितना +2 से +3, रिडक्शन होगा 6 से 2, 8 का चेंज है ना। अब यहाँ पे तो एक ही लेना सल्फर, यहाँ पे तो एक ही लेंगे ना सल्फर, यहाँ तो एक ही सल्फर है, जो सल्फर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 सल्फर नहीं लेंगे हम, यहाँ पे तो एक ही सल्फर लेंगे, -6 से -2, चेंज कितना 8 का, तो 8 -1 7, तो इसका इफेक्ट कितना, इसका इसका रिवर कर देखो, +3 से +2 एफी की बात कर रहा हूँ, चेंज कितना कितने हैं आगे, ये देखो सल्फर कितने हैं 3 है, 3 में से 2 सल्फर किस में जा रहा है 6 में, एक सल्फर किस में जा रहा है, बता रहा हूँ ना मैं, तो 2 सल्फर किस में जा रहे हैं 6 में, तो -2 से +6 चेंज कितना 8 का, कितने सल्फर है, तो कितना है 18 टू 2, एक सल्फर -2 से +4 में जा रहा है, चेंज कितना 6 का, कितने सल्फर है 1। अब ये तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि दिस इज द रिडक्शन पार्ट और दिस इज द ऑक्सीडेशन पार्ट, तो ऑक्सीडेशन पार्ट को एक तरफ जैसे इसमें किया था अपन ने, अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट जो है ना वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ से अपन नेक्स्ट नंबर कंटिन्यू करते हैं, तो होमवर्क वगैरह कर लेना आप, ठीक है ना, और पढ़ते हैं फिर आगे, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।
Yes, true or no?